बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपको पता है मार्च का महीना अब शुरू हो चुका है और मार्च के महीने के आसपास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफेंस न्यूज निकलकर सामने आती हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक परेड होती है 23 मार्च के दिन और इस परेड में काफी सारे नए हथियार दिखाए जाते हैं। तो उन हथियारों को शो करने से पहले वो फोर्सेस के अंदर शमूलियत हासिल करते हैं और उनकी शमूलियत से मुतालिक काफी सारी सेरेमनीज हमें देखने को मिलती है। जिस तरह की अभी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि इसी महीने के अंदर JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 भी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल हो जाएगा और 23 मार्च की परेड के अंदर वो हिस्सा भी लेगा। पिछले साल आपको पता है कि J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर इन 2-3 माह के अंदर बहुत ज्यादा डिफेंस न्यूज निकलकर सामने आती हैं। अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स अपने तमाम JF-17 थंडर ब्लॉक 2A को कन्वर्ट करने जा रही है ब्लॉक 3 के ऊपर। और ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो JF-17 थंडर ब्लॉक 2 बनाए गए थे सिर्फ उन्हीं को कन्वर्ट किया जाएगा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के ऊपर। जो उससे पहले JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 थे उनको नहीं कन्वर्ट किया जाएगा क्योंकि उनको पहले से ही ब्लॉक 2 के ऊपर कन्वर्ट किया जा चुका है और उनका डिजाइन और स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि उनको ब्लॉक 3 के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाए। उनको कन्वर्ट किया तो जा सकता है लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लगेगा, एक लंबा प्रोग्राम चलेगा। अब ये नहीं बताया जा सकता कि आने वाले वक्त के अंदर उनको भी कन्वर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ब्लॉक 2 के ऊपर कन्वर्टिंग का काम शुरू हो चुका है। अब जो इसके अंदर अपग्रेडेशन की जाएगी वो तमाम की तमाम मैं आपको बता देता हूँ। पहले मरहले के अंदर 10 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 को कन्वर्ट किया जाएगा ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के ऊपर और ये तमाम का तमाम अपग्रेडेशन का काम पाकिस्तान के अंदर ही होगा। सबसे पहले जो इसके अंदर अपग्रेडेशन की जाएगी वो इसके रडार को चेंज किया जाएगा। इसके अंदर से पुराने रडार को निकाल कर एक नया ईसा रडार लगाया जाएगा। उसकी वजह क्या ये आपको अच्छी तरह पता है, अगर नहीं पता तो वो मैं आपको बता देता हूँ। JF-17 थंडर का ब्लॉक 2 BUA टेक्नोलॉजी का तो हामिल है लेकिन वो चाइना का बना हुआ PL-15 मिसाइल नहीं फायर कर सकता क्योंकि एक तो उस रडार की रेंज काफी कम है और इस मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा है। दूसरा उस मिसाइल के लिए जरूरी है कि ईसा रडार लगा होना चाहिए आपके फाइटर जेट के अंदर। तो अब आपको पता है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने तो PL-15 को कैरी करना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 को कन्वर्ट करें ब्लॉक 3 के ऊपर तो वो भी PL-15 मिसाइल को कैरी करेगा। तो उस मिसाइल को कैरी करने के लिए आपको ईसा रडार जरूर चाहिए। तो चाइना का बना हुआ KLJ-7A रडार इसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा जो कि इसके पहले रडार से बड़ा रडार और अच्छा खासा पावरफुल रडार है और उसकी रेंज इस रडार की रेंज से बहुत ज्यादा है। उसके बाद इसके कॉकपिट के अंदर चेंजिंग की जाएंगी। पहले तो JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 के अंदर 3 MFD स्क्रीन को लगाया गया है, उन तीनों के तीनों MFD स्क्रीन को वहां से हटा लिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर सिंगल लार्ज MFD स्क्रीन लगाई जाएगी जिससे पायलट को यह फायदा होगा कि वो अलग अलग स्क्रीन को वॉच करने के बजाय सारा का सारा डाटा उसको एक ही स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, जिससे कि पायलट की स्किल्स के अंदर काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा और वो अपने फाइटर जेट के ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेगा। उसके बाद JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 के अंदर भी एक हड मौजूद है लेकिन एक छोटा हड है, तो उस हड को भी चेंज किया जाएगा। जिस तरह JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के अंदर एक बड़ा हड लगाया गया है उसी तरह इसके अंदर भी एक बड़ा हड इंस्टॉल किया जाएगा। ये दो चेंजिंग इसके कॉकपिट के अंदर की जाएंगी। उसके अलावा इसके कॉकपिट को पहले जरा कंफर्टेबल बनाया जाएगा क्योंकि अगर आप अपने पायलट को इजी कर देंगे तो वो फाइटर जेट के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकेगा और वो वार सिचुएशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। खैर उसके बाद इसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 2 है उसके अंदर 2 एक्सेस फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा हुआ है लेकिन JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के अंदर 3 एक्सेस फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगाया गया है जिससे कि उस फाइटर जेट की स्किल्स के अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ है, वो पहले से ज्यादा मनूवरेबल हो चुका है। तो उसी को देखते हुए JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 के भी फ्लाई बाय वायर सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और 2 एक्सेस फ्लाई बाय वायर सिस्टम की बजाय इसके अंदर 3 एक्सेस फ्लाई बाय वायर सिस्टम को लगाया जाएगा। उससे जो अगली अपग्रेडेशन है वो है इसके इंजन से मुतालिक। इसके इंजन को चेंज किया जाएगा। इसके अंदर जो पहले RD-93 इंजन लगा हुआ है वो इसको 19,000 पाउंड का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन जो RD-93 का MA वर्जन है या अपग्रेडेड वर्जन है वो इसको पहले से ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा और जहां तक डिटेल निकलकर सामने आई है वो इसको 22,000 पाउंड का थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसके इंजन को चेंज किया जाएगा जिससे कि इसके अंदर पहले से ज्यादा पावर आ जाएगी। इंजन से मुतालिक पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन मौजूद है। पहली जो ऑप्शन है वो चाइनीज इंजन है और दूसरी ऑप्शन रशियन इंजन है। अब ये पाकिस्तान एयरफोर्स फैसला करेगी कि इस फाइटर जेट के अंदर RD-93 का अपग्रेडेड वर्जन इस्तेमाल करना है या चाइनीज इंजन इस्तेमाल करना है, लेकिन ये दोनों ही इंजन इस फाइटर जेट को पहले से ज्यादा पावर प्रोवाइड करेंगे और उसके अलावा इसकी स्पीड के अंदर भी इजाफा हो जाएगा और इसकी रेंज भी पहले से ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। खैर ये तो जब अपग्रेड किया जाएगा इसको और उसके अलावा JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 निकलकर सामने आएगा तभी पता चलेगा कि उसके अंदर ज्यादातर चाइनीज इंजन को इस्तेमाल किया गया है या रशियन इंजन को इस्तेमाल किया गया है। अगर रशियन इंजन को इस्तेमाल किया गया है तो फिर ब्लॉक 2 के अंदर भी रशियन इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा और अगर चाइनीज इंजन
इंजन इस्तेमाल किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर भी फिर चाइनीज इंजन को लगाया जाएगा। उसके बाद इसके काफी सारे पार्ट्स को चेंज किया जाएगा और उन पार्ट्स को कंपोजिट मटेरियल के साथ बनाकर लगाया जाएगा। कंपोजिट मटेरियल का आपको पता है कि वो हल्का होता है और उसके हल्का होने की वजह से फाइटर जेट का वजन भी कम हो जाता है और वजन कम होने की वजह से फाइटर जेट ज्यादा पेलोड को कैरी कर सकता है और फाइटर जेट की स्पीड और मनूवर में भी काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो पहले JF-17 थंडर के सिर्फ विंग्स के पास कंपोजिट मटेरियल को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जब इसको अपग्रेड किया जाएगा तो इसके नोज कोन के आसपास भी कंपोजिट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसके एयर इनटेक के पास भी कंपोजिट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा और इसके विंग्स के अंदर भी आपको कंपोजिट मटेरियल देखने को मिलेगा। उसके अलावा टेल के अंदर भी आपको कंपोजिट मटेरियल देखने को मिलेगा। तो काफी सारी जगहों के ऊपर कंपोजिट मटेरियल को इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि इस फाइटर जेट का वजन अच्छा खासा कम हो जाएगा और ये पहले से ज्यादा पेलोड को भी कैरी कर सकेगा और इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इसके लैंडिंग गियर्स को अपग्रेड किया जाएगा। आपको पता है कि रात क्रूज मिसाइल हमने JF-17 थंडर के ऊपर लगाना है और अभी तक JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 के ऊपर उसको इसलिए नहीं लगाया जा सका क्योंकि वो एक बड़ा मिसाइल है और जब JF-17 थंडर के हार्ड पॉइंट के ऊपर उसको लगाया जाता है तो टेक ऑफ करते वक्त वो मिसाइल जमीन के साथ टकराता है, जिसकी वजह से मिसाइल और फाइटर जेट दोनों के नुकसान होने का खतरा है। तो इस वजह से इसके लैंडिंग गियर को अपग्रेड किया जाएगा और इस फाइटर जेट की हाइट के अंदर इजाफा किया जाएगा, जिससे कि वो मिसाइल बासानी इसके नीचे लगाया जा सके। तो कहने का मतलब यह कि इसके लैंडिंग गियर को अपग्रेड इसलिए किया जा रहा है ताकि JF-17 थंडर की वेपनरी में इजाफा हो सके और ये रात क्रूज मिसाइल को उठा सके। उसके बाद इसकी टेल साइड के ऊपर काफी ज्यादा अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर ECM पोर्ट्स को इंस्टॉल किया जाएगा और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा इसकी टेल के अंदर मिसाइल वार्निंग रिसीवर के सेंसर को भी इंस्टॉल किया जाएगा और इसके टेल के डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा और टेल के अंदर भी कंपोजिट मटेरियल को इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद कई जगहों पर यह भी सुनने में मिल रहा है कि इसके विंग्स को पहले से ज्यादा बड़ा किया जाएगा, लेकिन ये कोई पुख्ता खबर नहीं है कि इसके विंग्स को बड़ा किया जाए। लेकिन जो इसके विंग्स से मुतालिक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक इसके लीडिंग एज के अंदर ECM पोर्ट को लगाया जाएगा, या आप इसको इतना भी कह सकते हैं कि ECM पोर्ट को लीडिंग एज की शक्ल का बनाया जाएगा और वो इसके अंदर लगाया जाएगा। वैसे तो आपको पता होगा JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के अंदर काफी कम सेंसर्स मौजूद हैं और ब्लॉक 3 के अंदर सेंसर्स का इजाफा किया गया है। तो काफी सारे सेंसर्स इस तरह के बनाए जाएंगे जो कि इसकी बॉडी के डिजाइन से मुशाबत रखते हो, या इस तरह भी आप इसको कह सकते हैं कि इसके सेंसर्स को बॉडी पार्ट्स की शक्ल दी जाएगी। तो उससे आसानी ये हो जाएगी कि आप बॉडी पार्ट्स के अंदर ही चीजों को लगा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर चिन पोर्ट का इजाफा किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि हमने सेल्सन का पोर्ट लगाना है इसके नीचे, और जब हमने सेल्सन का पोर्ट लगाना है इसके नीचे तो एक हार्ड पॉइंट तो आपका उसके अंदर जाया हो गया। उसके ऊपर आप किसी भी किस्म का वेपन नहीं कैरी कर सकते और आपको पता है जंग के अंदर जितने भी वेपन मौजूद हो वो भी कम पड़ जाते हैं। तो पोर्ट लगने की वजह से एक हार्ड पॉइंट की कमी महसूस ना हो, तो इसलिए इसके चिन के ऊपर एक छोटे से हार्ड पॉइंट का इजाफा किया जाएगा जिसके ऊपर बाद में पोर्ट को लगाया जा सके। उसके अलावा इस फाइटर जेट के काफी सारी जगहों के ऊपर आपको मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ देखने को मिल सकेगा, जिससे कि इस फाइटर जेट की सर्वाइविलिटी के अंदर काफी ज्यादा इजाफा होगा। अब देखें ये प्रोग्राम की रिपोर्ट तो निकलकर सामने आ चुकी है और काफी जगहों के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 10 JF-17 थंडर इस वक्त कामरा के अंदर पहुंच चुके हैं और उनके ऊपर ये अपग्रेडेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स कम से कम 27 JF-17 थंडर को अपग्रेड कर लेगी। लेकिन अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी बना रही है और उसके अलावा इनको भी अपग्रेड करना है। अगर तो आपने एक ही असेंबली लाइन के ऊपर सारा का सारा काम करना है तो इससे JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को बनाने की स्पीड के अंदर फर्क पड़ेगा, या फिर जो आप इसकी अपग्रेडेशन करें उसकी स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब काफी सारी जगहों के ऊपर सुनने को ये मिला कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने PAC कामरा में एक नई असेंबली लाइन स्टार्ट कर दी है। उसके ऊपर सिर्फ JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 को ही अपग्रेड किया जाएगा और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो प्रोडक्शन लाइन है वो लहदा से होगी। लेकिन अभी इससे मुतालिक कोई पुख्ता मालूमात निकलकर सामने नहीं आई, जब आएंगी वो भी आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। फिलहाल जितनी भी न्यूज निकलकर सामने आई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर इससे मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।